सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख के यहाँ पे आए होंगे एंड आप लोग भी चाहते हैं कि आपके फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 यानी फुल नंबर क्लास 10 बोर्ड्स में आए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, और मतलब हमने दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर। नाउ इन दिस सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। उससे पहले हम कुछ चीज समझेंगे किसके बारे में, जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ डिनोशंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है अगर ये चैप्टर हमें इसमें एक्सेल करनी है तो। ओके, सो दीज आर सर्किट डायग्राम कंपोनेंट सिंबल्स। ठीक है, ये छोटी सी चीज है ना, ज्यादा इसमें टाइम लगेगा भी नहीं। एनसीईआरटी में आपके एज इट इज दिया हुआ है, चाहे तो आप डायरेक्ट उससे पढ़ सकते हैं या फिर अभी मैं करा रहा हूं साथ साथ में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन्हें, देन चलते हैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इस वीडियो में हम यही करेंगे। सो फर्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। एक चीज होती है बैटरी, एक चीज होती है सेल। ये हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसमें एक ऐसी बड़ी लाइन बनाते हैं और एक छोटी लाइन बनाते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, बट मेरा मोटिव ये है कि आपको, जिसको भी, अगर एक बंदा भी है जिसको नहीं पता तो उसको भी ये चीज समझ आए। ठीक है, और जो बंदे हमसे जुड़े हुए हैं तैयार हो फुल नंबर के लिए फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बैटरी पे। अब देखो सेल होता है ये एक, बैटरी हो गई जिसमें देखो ये एक सेल आ गया ना पूरा एज इट इज, फिर देखो ये दूसरा सेल आ गया, ये तीसरा सेल आ गया, मतलब एक से ज्यादा सेल जिसमें होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये पूरा नोटेशन किसका होता है, बैटरी का। अब जैसे बैटरी, इसमें 3 सेल है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बैटरी होगी? इसमें 2 सेल है, ये भी होगी। एक से ज्यादा अगर सेल आ रहे हैं यानी वो बैटरी है, राइट। तीसरी चीज प्लग या फिर की, ये ओपन प्लग है। ठीक है, तो ओपन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा कुछ बनाया एंड उसके बीच में स्पेस खाली छोड़ दी, इसे हम कहते हैं ओपन सर्किट, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चीज आती है क्लोज्ड की। क्लोज्ड की में हम क्या करते हैं, बीच में एक डॉट बना देते हैं बस, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट आपका पूरा कंप्लीट है, करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर हमें कुछ वायर जॉइंट दिखाना हो कि हाँ यहाँ पे वायर जॉइंट हो रहा है तो हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। हमने लाइक ये एक वायर बना दिया, एक वायर बना दिया, एक वायर बना दिया, बीच में यहाँ पे आके इनका जंक्शन हो रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस ऐसे हम जॉइंट दिखाएंगे, वायर जॉइंट। नेक्स्ट चीज, अगर कोई वायर, जैसे मान लो एक ही वायर ऐसे जा रहा है और ये एक वायर उसके टच नहीं हो रहा पर ये उसके ऊपर से जा रहा है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ऐसे ब्रिज बना के थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा शो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बहुत सिंपल से आपको ऐसे ही बनाना है। आपकी बुक में एक और सिंबल दिया हुआ है दैट इज बल्ब का, जो नॉर्मल बल्ब होता है, रियल बल्ब, वैसा सा ये बना सकते हो, बट आई थिंक यार ये ज्यादा अच्छा लगे, मतलब आपके लिए भी सही रहेगा, टाइम भी बचेगा। कई लोग क्या इसमें फिर कारस्तानी करने लग जाएंगे, इसको जलाएंगे, इसको डिजाइन करेंगे, कुछ नहीं करना, याद रखना। ठीक है, लिख लो, है ना, लिख लो, अभी लिख लो। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना, मैंने पहले लेक्चर में ही बोला है एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठो, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग यूट्यूब पे ये सर्च करते हैं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, तो आप अगर ये देखेंगे और एनसीईआरटी को सिर्फ देखते रहेंगे ना कुछ कीवर्ड्स, तो आपको समझ में आएगा कि आप पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ये आप पढ़ रहे हो इस वीडियो में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस हम पढ़ने वाले हैं, एक बार के लिए समझो कि रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं। उसको डिनोट करते हैं एक लाइन, देन दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, लिख लेना। 9th वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं, पहले हमने रेजिस्टेंस बना दी, फिर उसके ऊपर एक एरो लगा दी, या फिर पहले हमने रेजिस्टेंस बना दी, जो हम पढ़े हैं ना, पहले हमने रेजिस्टेंस बना दी और उसके ऊपर से एक एरो लगा दी, दोनों में से कोई एक। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमीटर। एमीटर हम पढ़ के आए पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, पार्ट 1 में, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, बना दिया, बीच में ए लिख दिया, लास्ट वोल्ट मीटर। कैसे, एमीटर की तरह बनाओगे, बस बीच में वो वी लिख दोगे, वी से मतलब वोल्ट मीटर, ए से मतलब एमीटर, और यहाँ पे पोलैरिटीज यानी प्लस माइनस उनके लगा दोगे।
सो ये आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, ये आप सब कुछ नोट कर लीजिए एंड देन हम आगे मूव करेंगे जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। इस वीडियो में यही इतना ही हम काम करेंगे क्योंकि हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सर्किट डायग्राम क्लियर होने के बाद आप मुझे ये बताओ कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? आप बोलोगे भैया ये कैसे? मैं कहता हूं हाँ है। कैसे पता चला? ओम्स लॉ की वजह से। कौन थे ओम? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 के अंदर, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, अपने नाम पे ही एक्चुअली में एक करा करते हैं अपना प्रचार इस हिसाब से, तो वो हमारे काम की बात नहीं है। तो इन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया? बोले कि जी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V और जो करंट होता है I, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर करंट ज्यादा बह रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर हुई बात? चलो अभी एक और अच्छे से क्लियर करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर, हमने ये चीज फर्स्ट पार्ट पे देख रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस टू एंड्स के अक्रॉस ही लग सकता है, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, यानी I के। अब कुछ आगे पढ़ते हैं इसको। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? V इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी वो कांस्टेंट क्या हो गया? R। I हमें पता है करंट है, V हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R क्या है भैया? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस क्या चीज आ गई? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। भैया ये क्या हुआ? यानी रेजिस्ट का मतलब अब हम सब जानते हैं, यानी रोकना। रेजिस्ट का मतलब रोकना, तो रेजिस्टेंस क्या हुई? ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकती है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला कैसे आया। तो भैया हमें पता है ओम्स लॉ की वजह से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के साथ, तो हमने वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करा, दैट इज R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो हम इस R को अगर यहां मूव करते हैं तो R क्या आ गया? V बाई I, वो ही इधर लिखा हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस होता है इसकी भी एक SI यूनिट होती है। हमने करंट की SI यूनिट जानी, क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की जानी, क्या होती है? कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की जानी V की, क्या होती है? वोल्ट। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस की भी एक SI यूनिट होती है, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इन्हीं के ऊपर है, ठीक है, और इसका डिनोशन होता है ऐसे, इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो मुझे इस फॉर्मूले से बताओ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि 1 वोल्ट कितना होता है, राइट, 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना होता है। सिमिलरली 1 ओम रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो रेजिस्टेंस हमें पता है V अपॉन I होती है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगी? जब 1 वोल्ट करंट पास हो रहा है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कितना? 1 एम्पियर करंट। सो 1 ओम की ये चीज देखी। अब हमने ये चीज तो देखी, हमें पास ये फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो जो करंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर रेजिस्टेंस हम 2 टाइम्स कर देंगे, अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो करंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ। कैसे बताता हूं।
अगर मान लो हमने R की जगह 2R कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो हम I को अगर ऊपर लेके जाते हैं, है ना, तो देखो ये नीचे आएगा, तो करंट क्या आ गया, सीधा ही हाफ टाइम्स हो गया। समझ आई चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की भी चीज समझ में आई, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ रहे होंगे किस चीज की तरफ, रियोस्टेट की तरफ, रियोस्टेट समझेंगे। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, तो अब हम एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है भैया, ये नाम तो अजीब सा है, मैं मानता हूं अजीब सा है, पर काफी नॉर्मल सी चीज है। आप लोग गर्मियों में जब फैन चलाते हैं, फैन के पास एक रेगुलेटर होता है, जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं, जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, राइट। आप 1 पे करते हैं तो फैन थोड़ा धीरे चलता है, 2 पे करते हैं तो और तेज चलता है, 3 4 पे सबसे तेज चलता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रेगुलेट, उसको रेगुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करता है क्या, रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है। रेजिस्टेंस मतलब चार्ज को रोकना, फैन के पास ज्यादा करंट आएगा तब वो फैन तेज चलेगा, यानी जब वो रेगुलेटर 1 पे होता है तो वो उसको करंट रोकता है, वो रेजिस्ट करता है, और अगर वो फुल पे होता है तो वो करंट जाने देता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है फिर उस समय। तो द कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, हमारे घर पे 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर किस में चेंज होगा, करंट में। Without so the component used to regulate current without changing the voltage is called variable resistance या फिर rheostat, एक ही बात है। और इससे हमने अभी उस सर्किट डायग्राम के जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमने देखा था, इसे डिनोट किससे करते हैं, या तो कर दो ऐसे, ये रेजिस्टेंस बना के एरो, या फिर कर दो ऐसे, रेजिस्टेंस बना के ऊपर से एरो आ रही है। आई विल प्रेफर दिस वन, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ भी बना सकते हो। समझ आया क्या होता है ये। से अब हम बात करते हैं कि ऐसे कंपोनेंट जो बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर्स, और वाइस वर्सा, यानी a component which offers a low resistance is called good conductor and the component which offers high resistance called bad conductors, यानी करंट कम फ्लो होगी अगर हाई रेजिस्टेंस है तो ज्यादा रोकेंगे चार्ज को फ्लो होने में, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। अब हम चलेंगे किस पे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं वो फैक्टर्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, यानी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे 3 फैक्टर्स हैं। तो कंडक्टर यानी एक वायर, मेटेलिक वायर, ऑब्वियस सी बात है, मेटेलिक वायर होगा जब भी चार्ज में फ्लो कर पाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा, राइट। तो कंडक्टर यानी मेटेलिक वायर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, किस पे डिपेंड करती है, पहली चीज उस वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के रेजिस्टेंस, यानी अगर लेंथ वायर की लंबी है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ऐसा समझ लो आप, अगर रास्ता लंबा है तो देरी से पहुंचा जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज आर, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट किया है ना, लेंथ के, सॉरी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यानी मान लो इफ दिस इज वायर, एक वायर है जिसको मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वायर है ना, तो ये जो एरिया ना, ये जो मैं ये शेड कर रहा हूं, ये एरिया, इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, बट कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली, यानी अगर ये एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी अगर एरिया बड़ा है, ये चीज ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम लगेगी, ये कम है, ये पतला हुआ है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। ऐसा समझ लो कि अगर
कोई मान लो आपको किसी टनल में जाना है, अगर वो टनल अगर वो बड़ी है तो ज्यादा लोग उसमें जा पाएंगे, बट अगर वो छोटी है तो बहुत कम लोग उसमें जा पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। नेक्स्ट चीज वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, वो उसका मटेरियल क्या है, वो एलॉय है, वो मेटल से बना है, वो किस चीज से बना है। वो इंसुलेटर होगा तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। इंसुलेटर होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ कंडक्ट ही नहीं कर पाए, कंडक्टर ही नहीं है वो, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स। अब क्योंकि हमने इतनी चीजें डिराइव कर ली तो भैया फिर तो इसका भी फॉर्मूला आप डिराइव करा दोगे, बिल्कुल करा दूंगा। देखो हमने ये डिराइव करा कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज हमने क्या डिराइव करी कि जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आया कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली होती है और एरिया के इनवर्सली होती है प्रोपोर्शनल। तो अब हमें फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, तो यानी हमें फिर एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कांस्टेंट जोड़ दिया जिसका हमने नाम दिया क्या, रो, इसे कहते हैं रो। और इस चीज को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का साइन है और इसे हम वैसे कहते हैं रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी का साइन है। अब रेजिस्टिविटी क्या हुई भैया, ये प्रॉपर्टी हुई किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की, क्या शो करने के लिए, रेजिस्टेंस शो करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेगा वो मटेरियल, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो वो क्या गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा, बताओ क्या होगा, बैड कंडक्टर। रेजिस्टिविटी कम है तो क्या होगा, गुड कंडक्टर। एंड इसकी भी फिर ऐसा यूनिट होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी, मैं इसे यहां लिखता हूं कि रेजिस्टिविटी जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओहम मीटर। ये क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब चाहो तो इसका भी आप ऐसे फॉर्मूला करके निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो एक इसको मैं इरेज कर देता हूं, राइट। तो मुझे बताओ एक ओहम मीटर, क्योंकि इसके ऐसा यूनिट क्या है, ओहम मीटर। तो एक ओहम मीटर में, ओहम मीटर में कितना किसकी क्या वैल्यू होगी, एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक ओहम। एंड एरिया को कैसे कैसे डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वायर अपॉन एल क्या होता है, मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 ओहम मीटर इक्वल्स टू, यानी हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, समझ आया, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले कुछ पॉइंट्स रेजिस्टिविटी के ही ऊपर ही। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 दैट इज मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। इसका अर्थ क्या है भैया, रेजिस्टिविटी का अर्थ क्या है कि द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू शो रेजिस्टेंस। यानी मेटल्स और अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज मिक्सचर होता है ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे मटेरियल्स जो मेटल या नॉन मेटल, मेटल या मेटल, मतलब मेटल एक कंपोनेंट मेटल होता है, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं अलॉयज। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो मेटल से बनी हो या फिर अलॉयज से बनी हो, या फिर जो मेटल्स हो या अलॉयज हो, उनकी बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है। यानी ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नेक्स्ट चीज, ऑब्वियसली बात है भैया, अगर मेटल्स और अलॉयज बहुत अच्छे बहुत लो रेजिस्टिविटी दिखाते हैं तो इंसुलेटर्स की तो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की। तीसरा पॉइंट दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। भैया इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी समझिए, टेंडेंसी टू शो रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि अलॉयज बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, किससे कंपेयर करें, अगर उसके मेटल से कंपेयर करें। लाइक अगर एक अलॉय
मान लो कॉपर से मिलके बना है, कॉपर एंड कुछ और चीज उसमें यूज करी गई है उस अलॉय को बनाने के लिए, तो वो ज्यादा रेजिस्टिविटी शो करेगा नॉर्मल कॉपर से, बस वो कहा गया है इसमें, ठीक है। कॉपर से मिलके बना है तो कॉपर से ज्यादा रेजिस्टिविटी वो अलॉय शो करेगा। तीसरी चीज कि अलॉय डू नॉट बर्न या ऑक्सीडाइज इजीली। जो अलॉय होते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब हवा से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बर्निंग सेंस शो करे। तभी तो अलॉयज आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, तभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अलॉयज को यूज करते हैं। लाइक आपकी जो आयरन हो गई, टोस्टर्स हो गए, एटसेट्रा, हीटर्स हो गए, लाइक वाटर हीटर जो केटल्स आती है वो हो गई, राइट। तो इसमें ज्यादा यूज करे जाते हैं क्या, अलॉयज। क्यों? क्योंकि वो इजीली बर्न नहीं कर पाते उसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो। और जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर पे भी वो वेरी करती है, ओके। इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा रोल होता है अलॉयज का, तो अलॉयज को हम इसलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक और चीज, लाइक हमने बात करी कि अलॉय से आयरन टोस्टर बनते हैं, तो एक अलॉय होता है दैट इज टंगस्टन, ठीक है। वो एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ टंगस्टन ही यूज करा जाता है किस चीज में, फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाने में। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है बहुत पतला सा पार्ट होता है जिसमें अगर थोड़ा सा भी उस पर हाथ भी लग जाए तो वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा वो, ठीक है, बल्ब खराब हो जाता है। तो वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। ये एक अलॉय है, ओके। सो अब हमने इस जो वीडियो का जो पूरा मोटिव था वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, राइट। एंड एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं दैट इज कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनी हुई है जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। इसमें कुछ मेटल्स है, उनकी रेजिस्टिविटी बताई गई है, राइट। कुछ एलिमेंट्स है, उनकी रेजिस्टिविटी बताई गई है। तो ये आप प्लीज इसको गो थ्रू करें। अब मैं ये चीज सामने उठा के यहां रख देता तो बात तो बराबर ही है, चाहे तो आप यहीं से पढ़ लो, ठीक है, पर इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार बस ऐसा एक आइडिया सा होना चाहिए आपको, ओके। शुरू के ये तो पढ़ ही लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स एंड इंडेक्स क्वेश्चंस। तो आपका पहला एग्जांपल क्या कहता है, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमें क्या दे दिया गया है, जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट विल बी द करंट will the heater draw if the potential difference is increased to this, okay। अच्छा, इसमें ये पूछा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे, करंट दे दिया, तो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर वो आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर ये करंट शो कर रहा है, तो उतने पोटेंशियल 120 पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट शो करेगा। तो भैया ये कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। आप वैसे दिमाग चला लिया अगर आपने तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आप सबसे पहले लिखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको V1 कह दूं, जो पहला पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना है 60 वोल्ट। एंड करंट क्या है I1 कह दूं, क्योंकि अपने को दूसरा करंट भी निकालना है ना, तो कितना है 4 एम्पियर। अब V है, I है, तो क्या आ सकता है, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है क्या, V इक्वल्स टू आई आर। V है, I है, R चाहिए, तो R निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, R इक्वल्स टू V बाई I, यानी क्या आ गया R 60 बाई 4 दैट इज 15 ओम। R आ गया 15 ओम। अब हमारे पास इस पूरे सिस्टम का R आ चुका है, हमें V दे दिया गया है कि अब की बार आपको V यूज करना है और I निकालना है। तो अब R है, R रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो R है और हमें अब क्या चाहिए, V2, सॉरी V2 दे दिया, V2 क्या दिया है 120, सो V2 इज 120 वोल्ट एंड R हमारा दैट इज 15 ओम। क्या पूछा है, I पूछा है, I2 कैसे निकालोगे, अगेन ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा V बाई R। V क्या है 120 अपॉन ये क्या है 15, आंसर क्या आ गया 8। I है तो एम्पियर्स में, ये आपका आंसर है। क्लियर हुई बात, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 इज रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ, ध्यान देना लेंथ कितनी है 1 मीटर,
इज रेजिस्टेंस क्या आ गई 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज दिस। डायामीटर दे दिया, एरिया नहीं दिया। What will be the resistivity, रेजिस्टिविटी पूछिए ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। ऑल्सो हमें डिफाइन करना है कि या फिर प्रेडिक्ट करना है कि वो मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, रेजिस्टिविटी देख के। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दे दिया भैया, लेंथ दे दी, सॉल्यूशन लेंथ दे दी। सबसे पहले लिख लिया करो हमारे पास क्या गिवन है ना, लेंथ क्या है 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 26 ओम। ओके, एंड क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, डायामीटर दैट इज। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज अगर होते हो तो पहले ये याद कर लो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। भैया आपने बताया रेजिस्टेंस जो लेंथ के क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और रेजिस्टिविटी फिर कांस्टेंट लग जाता है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से क्या है, रेजिस्टिविटी ये ऊपर गया तो R इंटू ए अपॉन में L, आर ए बाई एल। ठीक है, L है ये, E नहीं है। ठीक है, L। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हमारे पास हमें रेजिस्टिविटी पूछिए है ना, व्हाट विल रेजिस्टिविटी। R है, L है, A नहीं है, बट हमें क्या दे दिया D। अब भैया डायमीटर क्यों दिया, लेंथ उसके लिए, एरिया के लिए डायमीटर। तो भैया जो वायर है, वायर जो हमने बात की थी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम निकालते हैं, उसका ये जो लेंथ है ये दे दिया हमें, वायर की तो निकालोगे राइट। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से भैया निकल जाएगा। हमें क्या दे दिया, डायमीटर। अच्छा डायमीटर क्या होता है, R बाई टू, सॉरी R क्या होता है, डायमीटर बाई टू। डायमीटर का आधा तो रेडियस होता है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सो मैं इसको इरेज करता हूं। सो एरिया यहां पे लिख दूं, चलो यहां लिखते हैं। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या होता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है डी बाई 2। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई डी क्या है 0.3, 0.3 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है भैया, अब हमें इसमें आगे अगर देखो यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, अब हमें क्या करना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। आ जाएगी, क्या आएगी, R। R क्या है रेजिस्टिविटी में, R क्या है दैट इज 26 इंटू ए आ गया हमारे पास दैट इज पाई इंटू 0.3 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में लेंथ क्या है 1 मीटर, तो इसका मतलब वैसे भी नहीं हुआ। तो आपको बस ये सम निकालना है एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहां आंसर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आपको तो करनी है, ठीक है, आपको करनी है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं। तो इसका आंसर है दैट इज 1.84 इंटू 10 की पावर आपके पास आ जाएगी कुछ -6 ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, ये इसके आपका अगर ये आंसर आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से किया आपने। अब इसमें पूछा है मटेरियल भी बता दो। तो जो जिस टेबल की अभी मैंने बात करी थी, ये जो टेबल आपकी स्क्रीन पे अभी भी आ रही होगी, इसको ध्यान में रखना। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये मैंगनीज की होती है इस टेबल में, देखो राइट। तो जो मटेरियल है वो कौन सा आया, मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि भैया वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, दी हुई है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, कैपिटल A। तो हमसे ये पूछा है, अच्छा इसकी रेजिस्टेंस भी दी हुई है दैट इज 4 ओम। ये हमसे पूछा व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी जो सेम मटेरियल से मिलकर बना है पर उसकी लेंथ आधी कर दी गई है और उसका एरिया 2 है, यानी डबल कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसे लिखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखने की चीज है। तो सबसे पहले क्या गिवन था भैया, मैं इसको वायर 1 कर दूं, इन वायर 1, इन वायर 1। तो रेजिस्टेंस को R1 कह सकता हूं। तो रेजिस्टेंस क्या दी हुई है 4 ओम,
और लेंथ L दी हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 इक्वल्स टू रो L बाई A रेजिस्टेंस होती है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये 4 ओम दी हुई रेजिस्टेंस और लेंथ L ही दी हुई है, एरिया A ही दिया हुआ है, तो R1 इज 4 ओम। यहां तो समझ में आई। अब वो कह रहा है कि इन वायर 2, दूसरे वायर जो सेम मटेरियल का ही है पर हमने उसकी लेंथ है उसको आधा काट दिया, यानी हाफ कर दी और एरिया को दुगना कर दिया, एरिया बढ़ा दी, 2 टाइम्स कर दिया, तो यानी जो R2 है, R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला है भाई। अब कह रहा है भैया लेंथ को तो कर दिया हाफ यानी L बाई 2, एरिया को कर दिया डबल ऐसा, तो ये 2 नीचे ही तो आएगा इसके साथ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका R2 बन गया रो L अपॉन 4A। अब एक बार इस 4 को थोड़ा बाहर निकाल के देखो, यानी 1/4 रो L अपॉन A। सही कर रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं R2 को। तो ये क्या है, ये तो R1 एज इट इज है, यानी यहां से हमें यह पता चला कि R2 जो है दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ R1। R2 ही 1/4 टाइम्स किसका है, R1 का, और R1 हमें क्या दिया, क्या क्या गिवन था, 4, यानी R2 क्या आ गया 1/4 इंटू R1 यानी 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास R2 आ गया दैट इज 1 ओम। क्लियर है। तो इसी हिसाब के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी में या ऐसे में आएंगे इस चैप्टर से, तो है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना, आई डोंट थिंक कोई डाउट बचा होगा, वो तो भी कमेंट में लिख देना। और मेरी ईमेल भी चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है, उसमें भी अगर आप ऐसे कमेंट में नहीं लिखना चाहते, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप वैसे भी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब इनटेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है भैया कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, हमने एग्जांपल्स भी कर लिए, अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन की फोटो लगा रहा हूँ, आप आपके एनसीईआरटी खोल के बैठो। ठीक है, रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड पे करता है, उसके जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, ये एग्जाम्पल्स भी हैं, तो उन्हें आप आपके सामने रखो, हम उसे ऑलरेडी डिस्कस करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ठीक है, तो इंटेक्स्ट का आपका जो पहला क्वेश्चन आता है, मैं इधर देख रहा हूँ, दैट इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, ये तो ऐसे तो हमने स्टार्ट किया था, ये कैसे, लेंथ पे करता है भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, वायर के। ठीक है, आप कंडक्टर ही लिखना, वायर मत लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है दैट इज will current flow more easily through a thick wire or a thin wire when connected to the same source। ये पूछ रहा है कि करंट जो होगा वो थिक वायर से इजीली फ्लो करेगा या थिन वायर से। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ, थिकनेस यानी एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर डायरेक्टली इनवर्सली, यानी अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगी, रेजिस्टेंस कम लगेगी तो करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, या फिर यानी सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी एक थिक वायर होना चाहिए। ओके, इसका आंसर है थिक वायर होना चाहिए। तो एक बार आप थर्ड क्वेश्चन रुको, थर्ड क्वेश्चन हम अब सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम फोर्थ पहले करते हैं। ओके, तो फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल आयंस मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से भी ज्यादा होती है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं, उनसे भी ज्यादा होती है, और वो इजीली बर्न नहीं करते, इसलिए कॉइल्स टोस्टर्स या आयन के उससे बनाए जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बताओ, मैं इसको अलग से दोबारा बताता, लिख के बताता, तो फिर क्या फायदा होता, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है दैट इज जो हमने जिस टेबल की बात की थी उसी से क्वेश्चन है ये, that is which among iron and mercury is better conductor, mercury iron। अब रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, यानी वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो जो टेबल आपने देखी या फिर जो अभी स्क्रीन पे आ रही है, इसमें देख के ये आप जवाब दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट बी है, दैट इज which material is the best conductor, यानी जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है इस टेबल में वो बेस्ट कंडक्टर, यानी ओके। तो अब हम करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे होंगे
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है एक मटेरियल की वो आप कांस्टेंट रहने दीजिए और जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस थी वो पहले से हाफ कर दीजिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कर दो हाफ और रेजिस्टेंस कर दो कांस्टेंट, तब उसकी नई रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा। अच्छा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है भैया। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, V इक्वल्स टू आई आर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ऑल्सो, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं R इक्वल्स टू V बाई आई, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। और हमें मतलब किससे है, इससे। तो अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हाफ टाइम्स हो रही है, यानी हमारी रेजिस्टेंस भी हाफ टाइम्स ही होगी, तो बस वो भी हाफ हो जाएगी। तो ये ही इसका आंसर था। सो हमारा पार्ट 2 यहाँ पे पूरा हो चुका है। पार्ट 3 में हम, जैसा कि मैंने बताया, हम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग सून, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। फिजिक्स में 25 में से 25 यानी बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने हैं फिजिक्स के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे साथ बने रहो। एंड आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप एक्टिव रहिए और उस पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ आपके 10th बोर्ड से रिलेटेड। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, विल डिस्कस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।